अपनी आंखों के तारे अपने प्यारे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल सोशल स्टोरीज एंड मोटिवेशंस के मेरे अत्यंत प्रिय श्रोताओं, आप सबको सप्रेम सादर नमस्कार। आपके समक्ष एक अत्यंत मनोरंजक, शिक्षाप्रद, दिल के तारों को झंकृत कर देने वाली, अत्यंत इमोशनल और प्यारी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहानी सुनकर आपका दिल बाग बाग हो जाएगा और आप बोल उठेंगे, वाह वाह, कहानी क्या सुनाई है, दिल खुश कर दिया। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले आपने यदि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लेवें एवं बेल आइकन भी बजा देवें, ताकि इसी तरह की बहुत ही शानदार और शिक्षाप्रद मनोरंजक कहानियाँ आपके पास निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रत्येक शनिवार को दिन को 5:15 बजे। कहानी का शीर्षक है 1.5 सेल की नगरी में आ गया 2.5 सेल। एक राजा का कुंवर अपने घोड़े पर चढ़ा एक गांव में से होकर निकला तो उसने देखा कि एक किसान की लड़की गोबर थाप रही है और तिल चबा रही है। कुंवर ने उससे जानबूझकर उल्टे ढंग से पूछा कि अरे ओ तिल थापने वाली और गोबर चाबने वाली, इस गांव का नाम क्या है? लड़की भी कोई कम नहीं थी, उसने भी उसी ढंग से उत्तर दिया कि अरे ओ भाले पर चढ़े हुए और घोड़े को फरकाने वाले, इस गांव का नाम इंटेली है। कंवर को उसकी बात सुन करके बड़ी नाराजगी हुई। उसने किसान की बेटी से कहा, मैं तेरे से विवाह करके चौथे फेरे में छोड़ दूंगा। किसान की बेटी ने भी जवाब दिया कि तू बड़ा 1.5 सेल बना फिरता है, मैं भी तेरे जाए से तेरे 7 जूते लगवाऊंगी। राजकुमार चला गया और घर आकर के अनशन करके सो गया। जो कोई भी उससे पूछता, राजकुमार उसे टाल देता। अंत में राजा ने कुंवर के जिगरी दोस्त को उसके पास भेजा कि जाकर अनशन के कारण का पता लगाओ। राजकुंवर ने अपने दोस्त को सारी बात कह दी। राजा ने किसान को बुला कर कह दिया कि तेरी लड़की का विवाह राजकुंवर से करना होगा। किसान ने हाँ भर ली। कुंवर ने चूंकि ये बात कह दी थी कि मैं चौथे फेरे में किसान की बेटी को छोड़ दूंगा, अतः कोई भी बड़ा बूढ़ा उसके साथ में जाने को तैयार नहीं हुआ। सब युवक ही युवक बारात में गए। जब 3 फेरे हो चुके तो राजकुमार जानबूझकर बेहोश हो गया। साथियों ने कहा कि कुंवर को मिर्गी आ गई है, मिर्गी दूर होने पर इन्हें फिर ले आएंगे। यूं कहकर वे कुंवर को पालकी में लिटा कर ले गए। इधर किसान की बेटी ने कुंवर की कटारी अपने पास में ले ली थी, इसलिए उसने चौथा फेरा कटारी से ले लिया और विवाह संपन्न हो गया। इधर किसान की बेटी ने सोचा कि राजा का बेटा तो अपनी बात पूरी करके चला गया, अब मैं किस प्रकार अपनी बात पूरी करूं? इसी चिंता में वह घुलने लगी। किसान ने बेटी से पूछा कि बेटी, अपने घर में किसी बात की कमी नहीं है, फिर तुम क्यों घुली जा रही है? बेटी ने कहा, मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहती हूँ। किसान बहुत ही धनवान था, उसने बहुत साधन दे करके अपनी बेटी को तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। किसान की बेटी अब अपने पति के गांव चली। वहां का राजा मर गया था, इसलिए अब उसका पति ही राजा बन गया था। किसान की बेटी ने गुजरी का वेश धारण किया और फिर उसने कुछ अच्छी नस्ल की गायें खरीद ली। उसी राजा के गांव में आकर उसने डेरा लगाया। एक गाय को वह अच्छे अच्छे मेवे चराती। मेवे चराने से उसका दूध भी उत्तम होता। उस दूध का दही जमा कर गुजरी बन ठन कर चौराहे पर दही बेचने के लिए आ बैठी। जो भी आता गुजरी से दही का भाव पूछता। गुजरी दही का भाव 100 रुपये पाव बतलाती।
इतना महंगा दही कौन खरीदता। राजा का दोस्त उधर से गुजरा तो उसने भी दही का भाव पूछा। भाव सुनकर उसने सोचा कि दही में जरूर कोई विशेषता है। उसने 100 रुपये का पाव भर दही लिया और राजा के महल में गया। राजा तब थाल पर बैठा ही था। दोस्त ने दही ले जाकर राजा को दिया। दही खाकर राजा की तबीयत खुश हो गई। राजा होने पर भी उसने ऐसा दही कभी नहीं चखा था। राजा ने दोस्त से पूछा तो दोस्त ने सारी बात राजा को बता दी। दूसरे दिन राजा स्वयं गुजरी के पास पहुंचा। गुजरी ने कहा, आप मेरे डेरे पर पधारिए। राजा डेरे पर गया। गुजरी ने राजा को मोह लिया और वह वहीं रहने लगा। जब वह गर्भवती हो गई तो उसने राजा से कहा कि अब मैं जाऊंगी। राजा ने उसे रोकने की बहुत चेष्टा की, लेकिन वह बोली कि मैं फिर आऊंगी। आप मुझे भूलने जाएं, इसलिए मुझे कोई सैदानी दे दीजिए। राजा ने अपनी अंगूठी निकालकर गुजरी को दे दी। गुजरी अपने घर चली गई। समय पाकर उसके एक लड़का हुआ जो दिन दूना और रात चौगुना बढ़ने लगा। क्योंकि वह और लड़कों में होशियार था, इसलिए वह दूसरे लड़कों को मार पीट कर दिया करता था। एक दिन उसने एक किसी लड़के को घोड़ा बनाया और खुद उस पर सवार हो गया। उसने घोड़े को बुरी तरह से पीट दिया। उसकी माँ किसान की लड़की के घर गई और उसको गालियाँ निकाली। लड़की को कहा, छिनाल कहीं की, न जाने किसका लड़का लाई है जो सारे बास के लड़कों को मारता पीटता है। लड़के ने भी यह बात सुनी। वह कटार लेकर अपनी माँ के पास गया और उससे बोला कि या तो मेरे पिता का नाम बतला, अन्यथा तुझे मारूंगा। उसकी माँ ने कहा कि तू नाम पूछकर क्या करेगा। अगर तू अपने बाप को 7 जूते मारने की प्रतिज्ञा करे तो मैं नाम बतला सकती हूँ। बेटे ने प्रतिज्ञा कर ली और तब उसकी माँ ने सारी बात उससे खोल कर कह दी। सारी बात सुनकर बेटे ने कहा कि माँ, भले ही मेरा बाप राजा है, लेकिन मैं उसको 7 जूते तुम्हारे नाम के और 7 जूते मेरे नाम के, कुल 14 जूते मारूंगा। यूं कहकर वह अपने पिता के नगर को चल पड़ा। नगर में आकर वह फूला मालिन के घर ठहरा। फूला ने पहले तो उसे टरकाना चाहा, लेकिन जब उसने फूला को एक सोने का टक्का दिया तो फूला ने उसे खुशी खुशी अपने वहाँ ठहरा दिया। रात को उसने सारे नगर में इश्तिहार चिपका दिए, 1.5 सेल की नगरी में 2.5 सेल आया है। सबको ठग लेगा परंतु ठगा किसी से नहीं जाएगा। इश्तिहार की चर्चा राजा के पास पहुंची तो राजा ने कहा कि 2.5 सेल को पकड़ना चाहिए। राजा ने उस क्षेत्र के होशियार डकैतों को ये काम सौंपा। 2.5 सेल ने अनजान बनकर फूला से पूछा कि आज नगर में क्या चर्चा है। फूला ने यह बात बताई कि इस नगरी में जो 2.5 सेल आया है उसको पकड़ने के लिए रात को एक डकैतों की टीम आएगी। 2.5 सेल ज्योतिषी का वेश बनाकर उन डकैतों के घर गया। घरों में केवल स्त्रियां थी तो ज्योतिषी ने पंचांग देखकर डकैतों की स्त्रियों से कहा कि आज आधी रात पीछे तुम्हारे घरों में डाकी आएंगे और तुम सबको खा जाएंगे। इसके लिए यही उपाय है कि इस बात की चर्चा तो किसी से करना नहीं है और तुम सब ईंट पत्थर मुसल आदि लेकर बैठ जाना। जब वे आएंगे तो यही कहेंगे कि हम तुम्हारे घर के हैं, लेकिन उनका विश्वास मत करना। ईंट पत्थर आदि से उन्हें मार देना। यूं उनको पट्टी पढ़ाकर ज्योतिषी जी चले गए और स्त्रियों ने उनके कहे मुताबिक सारी तैयारी कर ली। रात को डाकू 2.5 सेल को पकड़ने के लिए निकले। इधर 2.5 सेल ने नाई का वेश बनाया और हाथ में रचाने ली और निकल पड़ा।
वह इधर उधर देखता जाता था। डाकुओं ने उसे टोका तो नाई ने कहा, तुम अपना काम करो, मेरे काम में बाधा क्यों डालते हो? मैं 2.5 की हजामत बनाने जा रहा हूँ। डाकुओं ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि 2.5 कहाँ है? तो नाई ने कहा कि वह गांव के बाहर तालाब पर आएगा। डाकू उसके पीछे पीछे तालाब पर गए। नाई ने कहा कि तुम्हें देख करके 2.5 यहाँ नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हारे सिर के बाल मूंड देता हूँ, फिर तुम पानी में खड़े रहना। यदि तुम्हारे काले काले सिर पानी में दिखाई पड़ेंगे तो 2.5 को संदेह हो जाएगा और बाल मुंडा देने से उसे वहम नहीं होगा। डाकू बाल मुंडाने के लिए तैयार हो गए। नाई ने बिना धार के उस तरह से उन्हें मूंडना शुरू किया। उनके सिरों में जगह जगह खून निकल आया। कटे स्थानों पर नाई ने जानबूझकर नमक मिला पानी लगाया। उन्हें बड़ी तकलीफ होती थी, लेकिन 2.5 को पकड़ने के लालच में उन्होंने सारी तकलीफें सहन कर ली। बाल मुड़वाने के बाद डाकू तालाब में गर्दन तक पानी में खड़े होकर 2.5 की प्रतीक्षा करने लगे। इधर नाई उनके सारे कपड़े लत्ते लेकर चंपत हो गया। जब 2 बज गए और 2.5 नहीं आया तो डाकुओं ने जान लिया कि वह नाई ही 2.5 था। तब वे ठिठुरते हुए तालाब से बाहर निकले, लेकिन कपड़े तो नाई ले गया था, इसलिए नंगे ही घरों को चले। उधर उनकी देवियां तैयार बैठी थी। उन्हें देखते ही सब एक साथ बोली कि बेचारा ज्योतिषी सच कहता था। वे देखो सामने डाकी आ रहे हैं। वे सब उन पर ईंट पत्थर बरसाने लगी। वे चिल्लाते रहे कि हम तुम्हारे घर वाले हैं, पर उनकी एक नहीं सुनी गई। लेकिन जब उजाला हुआ और सारा भेद खुला तो औरतें पछताने लगी और अपने अपने खश्म को उठा उठा कर अपने घरों में ले गई। जब सवेरे राजा जी को बात की हकीकत मालूम हुई तो उन्होंने कोतवाल को यह काम सौंपा। 2.5 ने फूला से सारी बात मालूम कर ली। रात को 2.5 एक बुढ़िया का वेश बनाकर एक सुने मकान में चक्की पीसने लगा। कोतवाल गश्त लगाता हुआ उधर से निकला तो उसने बुढ़िया से पूछा कि तो यहाँ इस वक्त क्या कर रही है? बुढ़िया बोली कि हुजूर, मैं 2.5 के घोड़े के लिए दाना डाल रही हूँ, थोड़ी देर में 2.5 यहाँ आएगा। कोतवाल ने कहा कि बुढ़िया तो अपने घर जा, मैं यहाँ बैठूंगा। कोतवाल ने बुढ़िया के कपड़े पहन लिए और खुद बुढ़िया का भेष बनाकर दाना दलने लगा। बुढ़िया रुपये व 2.5 कोतवाल के कपड़े लेकर वहां से खिसक गया। जब रात बीत चली और 2.5 नहीं आया तो कोतवाल की समझ में ये बात आ गई कि 2.5 तो वही था। कोतवाल लुकता फिरता अपने घर गया। कोतवाल की आप बीती सुनकर राजा ने फौजदार को बुलवाकर उसे ये काम सौंपा। उधर 2.5 ने फूला से सारी बात मालूम कर ली। फूला ने उसे ये भी बतला दिया कि फौजदार का दामाद 12 वर्षों से लापता है और फौजदार की बेटी अपने बाप के यहीं रहती है। 2.5 ने और भी सब आवश्यक बातें फूला से पूछ ली। फिर वह काशी के ज्योतिषी का वेश बनाकर फौजदार के घर गया। फौजदार ने ज्योतिषी के सामने अपना दुखड़ा रोया कि मेरा दामाद आज 12 वर्षों से लापता है। ज्योतिषी ने पत्र देखा और फौजदार से कहा कि आज रात को तुम्हारा दामाद आ जाएगा। इतने वर्षों में वह तुम्हारा घर भूल सकता है, अतः तुम 8 और 9 बजे के बीच अपने घर के बाहर बैठे रहना। वह इसी दरमियान तुम्हारे घर के आगे से गुजरेगा। फौजदार ने ज्योतिषी को अच्छी भेंट देकर विदा किया। रात को 2.5 ने एक व्यापारी का भेष बनाया। उसने कई तरह का सामान एक बेल पर लाद लिया और रात के 9 बजे वह फौजदार के घर के आगे से गुजरा। फौजदार ने जाना कि यही मेरा दामाद हो सकता है। उसने बैल वाले को वहीं रोक लिया। साधारण पूछताछ के बाद उसे यकीन हो गया
कि यही मेरा दामाद है। वह गलबाएं डालकर अपने दामाद से मिला। उसने भी पूरा अभिनय किया। घर में सबको ये विश्वास हो गया कि ये जवाई ही है। घर में दामाद का बहुत आदर सत्कार हुआ। बहुत रात गए तक जवाई के गीत गाए गए। आधी रात को जवाई जी सोने के लिए चले गए। जब फौजदार की बेटी सो गई तो ढाई चेल ने उसके सारे गहने उतार लिए और फिर वह चुपके से रफू चक्कर हो गया। सवेरे जब फौजदार को सारी बातें मालूम हुई तो उसने सिर पीट लिया। उधर ढाई छेल को न पकड़ सकने के कारण वह राजा का कोपभाजन भी बन गया। अंत में राजा ने स्वयं अढ़ाई छेल को पकड़ने का निश्चय किया। उसने नगर के चारों दरवाजे बंद करवा दिए। एक दरवाजे पर उसने काठ रखवा दिया और स्वयं नगर का पहरा देने लगा। करीब आधी रात को एक युवती राजा के सामने से गुजरी। युवती पूर्ण श्रृंगार किए हुए थी और हाथ में पूजा की थाली लिए हुई थी। थाली में दीपक जल रहा था और थाली चलनी से ढकी हुई थी। राजा ने टोका, कौन है? युवती ने निर्भीक भाव से उत्तर दिया कि मैं फौजदार की बेटी हूँ। राजा ने फिर पूछा कि यहाँ आधी रात को किस लिए आई है बेटी? इस पर युवती ने कुछ लजा कर कहा कि बाप जी, आपको तो ये पता ही है कि कल रात ढाई छेल मेरा धर्म भ्रष्ट कर गया। अब मैं कहीं की नहीं रही, इसलिए पास ही के भैरव मंदिर में फिर से पवित्र बनने के लिए जा रही हूँ। भैरव की कृपा से मेरा कलंक दूर हो जाएगा। युवती चली गई और थोड़ी देर बाद ही राजा के पास लौट आई। साधारण बातचीत के बाद उसने राजा से पूछा कि बाप जी, ये क्या रखा है? राजा ने कहा कि बेटी, ये काठ है, इसमें अपराधियों को पकड़कर कस दिया जाता है। आज दुष्ट ढाई छेल को पकड़कर इसमें कसूंगा। युवती ने कहा, बाप जी, ये तो मैंने आज ही देखा, भला मैं भी देखूं कि इसमें अपराधी कैसे जड़ा जाता है। राजा ने अपना एक पैर काठ में रखा और बोला कि देख, इस तरह एक पैर इस छेद में डाला जाता है और दूसरा पैर 3 छेद छोड़कर चौथे छेद में फिर इस काठ को बंद करके ताला लगा दिया जाता है। युवती ने कहा कि बाप जी, मुझे काठ में जड़कर दिखलाइए। राजा ने कहा कि बेटी, तुझे काठ में क्या जड़ूंगा, ले मैं खुद ही काठ में जड़ा जाकर तुझे दिखला देता हूँ। राजा युवती के हाथों काठ में बंद हो गया। तब युवती ने अपना जूता निकाला, राजा को 7 जूते मारे और बोली कि ये 7 जूते तो मेरी माँ के नाम के हैं और ये 7 जूते मेरे नाम के हैं। यूँ कहकर उसने राजा को 7 जूते और लगा दिए। फिर राजा को उसी हालत में छोड़कर वह स्वयं 9-2-11 हो गया। राजा जी की बड़ी दुर्दशा हुई। सवेरे लोगों ने उन्हें काठ से निकाला। दूसरे दिन राजा जी ने घोषणा करवा दी कि ढाई छेल के 7 गुना माफ हैं। वह दरबार में हाजिर हो, उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। ढाई छेल दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उससे जूते मारने का कारण पूछा तो उसने पीछे की सारी घटना बताई। राजा ने कहा कि मैंने उससे विवाह किया ही नहीं था। तो लड़का बोला, आपकी कटार से फेरे पूरे कर लिए थे तथा मेरे जन्म की कहानी आपकी ये अंगूठी कहेगी। राजा को सारी बात याद हो गई। उसने अढ़ाई छेल को अपना बेटा घोषित कर दिया और उसकी माँ को बुलवाकर अपनी रानी बना ली। मेरे प्यारे श्रोताओं, ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कहानी पूरी सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इससे भी और शानदार कहानी के साथ अगले शनिवार को 1:15 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।